हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोग के साथ एक नया सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि मैं सप्ताह में लगभग 3 वीडियो इस सब्जेक्ट से डालूंगा। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम आप लोग के बोर्ड पे ये दिख रहा है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। देखिए, जनरली ये हमारे बीकॉम पार्ट 1 का पेपर है और ये पेपर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आपका हाफ पोर्शन जो होता है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, और मैथमेटिक्स भी कैसा, जो आपने 8th 9th 10th के लेवल पे पढ़ा हुआ है। और दूसरी बात रही स्टैटिक्स में वही माध्य, माध्यिका, बहुलक, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब निकालना है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज़ आपको सिखाता चलूँगा। हाँ, और एक बात और कि समय का थोड़ा कमी है, इसके लिए मैं कुछ ही क्वेश्चन को डिस्कस कर पाऊँगा आपके साथ, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो जाए वो क्वेश्चन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। और आप लोग से आग्रह है कि ये बुक जो हमारा है एसवीपीडी पब्लिकेशन का व्यावसायिक गणित और सांख्यिकी, इसको ज़रूर परचेज कर ले, खरीद ले, क्योंकि अगर आपके पास बुक ना रहे तो बिना हथियार के अगर कोई जो सैनिक लड़ने जाएगा वो क्या लड़ पाएगा जब आपके पास बुक ही ना हो। मान लीजिए आपको AK-47 के बिना हम बॉर्डर पर भेज दें तो क्या आप क्या कर पाइएगा। उसी तरह यहाँ भी बात है कि आपके पास बुक ना हो तो आप कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो हम अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। हमारे जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये 2 पार्ट है इसका। एक पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है स्टैटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक गणित, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और स्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। तो बिजनेस मैथमेटिक्स, देखिए बिजनेस के अंतर्गत जो भी मैथमेटिक्स, जैसे कि इसके अंतर्गत हमारा टोटल लगभग आपके इसके अंतर्गत हमारा 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका, वो आप समानांतर श्रेणी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे जिसे गुणात्मक श्रेणी कहते हैं। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे जिसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ये 3 चीज़ हो गया। इसमें से आप लोगों ने एपी और जीपी लगभग 10th के लेवल में पढ़ रखा होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जो आप लोग बनाते थे। कैसे बनाते थे? SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया होगा 8th 9th लेवल पे और 8th लेवल पे। तो उसी का यहाँ पे है। उसमें क्या है, पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाना है, उसके बाद पढ़ना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आप लोग का आ जाता है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस के बाद इसमें पढ़ना है परसेंटेज, और उसके बाद स्टॉक एंड शेयर, और उसके बाद है 9 चैप्टर हमारा बट्टा डिस्काउंट, जिसमें कि हम लगभग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे, और उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद है हमारा लास्ट चैप्टर अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये बात हो गई हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स की। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारे टोटल कितने चैप्टर हो गए? 11 चैप्टर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में कितने चैप्टर हैं? स्टैटिक्स में लगभग आपके 20 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? स्टैटिक्स में 20 चैप्टर हैं, जिनमें से कि कुछ चैप्टर जो हैं वो थ्योरी पार्ट पे हैं, जिसका कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 11th 12th में बनाते होंगे कि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल आसान है तो बना लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। और दूसरा पोर्शन हो जाता है हमारा थ्योरी, उसमें लंबा लिखना पड़ता है, राम कहानी, आप लोग गाना भी लिख देते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारा दूसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन में आपको पहला चैप्टर है सांख्यिकी, अर्थ प्रकृति एवं सीमाएं। स्टैटिक्स का आपको मीनिंग, नेचर और लिमिटेशन जानना है। दूसरा चैप्टर है हमारा सांख्यिकी का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ
स्टैटिक्स। तीसरा चैप्टर है सांख्यिकी अनुसंधान, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। चौथा चैप्टर है समंको के प्रकार एवं संकलन, टाइप ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। पांचवा चैप्टर है प्रश्नावली अनुसूची, शेड्यूल एंड क्वेश्चनर। छठा चैप्टर है हमारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे, हम किस तरह से सैंपल को निकालते हैं पॉपुलेशन में। आगे सब चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा। आपको लगभग मैं कुछ वीडियोज सिंपली कि जो वो बच्चे थ्योरी पार्ट में हो, जिनके मैथमेटिक्स वगैरह मजबूत ना हो, उनके लिए लगभग 10 वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा जो कि थ्योरी पार्ट पे हो। हाँ, थ्योरी पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है। हाँ, बोरिंग क्यों ना होता है? क्योंकि आप लोग उसे मन से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप मन से थ्योरी को पढ़ लें, तो अगर आप स्टैटिक्स के बारे में पूरा जानते हैं, तो जनरली स्टैटिक्स को 2 सेंस में डिफाइन किया जाता है। एक होता है हमारा सिंगुलर सेंस और एक होता है हमारा प्लूरल सेंस, जिसे आप लोग एक वचन और बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में जो होता है, बहुवचन में जो स्टैटिक्स का डेफिनेशन है वो क्या कहता है? स्टैटिकल डाटा, सांख्यिकी समंक। और सिंगुलर में जो एक वचन है उसमें क्या है? स्टैटिक्स का मीनिंग जो हो जाता है वो मेथड्स, जितने भी मेथड्स अप्लाइड होते हैं वो सिंगुलर सेंस में कहलाते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 था प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे। उसके बाद 7 नंबर से लेके लगभग हमारा 11 नंबर चैप्टर तक जो है वो है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद हमारा शुरू होता है प्रैक्टिकल, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला है चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि इसमें कि सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्यक बहुलक के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और उसे कैसे किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। माध्य के निकालने के लिए ही 3 मेथड होते हैं। उसी तरह आगे सारे चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। चलिए, उसके बाद है गुणोत्तर माध्य एवं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जो कि गुणोत्तर माध्य होता है, हरात्मक माध्य होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है विभाजन मूल, पार्टीशन वैल्यू। सारे चीज़ों को आगे हम डिस्कस करके और आपको अच्छे से समझा देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय तनिक भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद है अपकिरण का माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद है विषमता का माप, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। उसके बाद है परिघात आघूर्ण, मोमेंट। उसके बाद है मेजर ऑफ कुर्टोसिस है, पृथ्यूसिस का माप, सहसंबंध, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। इतने चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो हमारा 1 2 3 9 चैप्टर जो है वो हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है और 11 चैप्टर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 11 चैप्टर हो जाता है थ्योरी पार्ट से और 9 चैप्टर हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट से। तो टोटल इधर 11 इधर 9, मतलब कि हमारे पास इन दोनों को मिला के 19 चैप्टर हैं जिसको कि हमको बनाना है। और इन 19 चैप्टर में से हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद बचे 9 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो एक भंडार है। जैसे कि आप लोग कहते हैं, एक डायलॉग भी चलता है कि पढ़ना महासागर है और एग्जाम में आना थोड़ा सा चीज़ है। उसी तरह नदी वो कुआं वाली बात करते हैं और प्रश्न पत्र कुआं हो जाता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुआं की भांति, मतलब बहुत कम आता है। तो उसी तरह हमारा ये है 19 चैप्टर में से हमारा 10 क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये जो एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैंने पिछले वीडियो में, जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसके लिए कुछ बच्चों का प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो डाले थे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और वैसे मैं सोचा हूँ कि हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेके उसको वीवीआई बना के आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ, जिससे कि आप लोग की तैयारी और अच्छे हो सके। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन तो यहाँ बना लेते हैं, मिला जुला कर थ्योरी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, अगर आप अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो आपसे नहीं बनेंगे, ये मेरा गारंटी है। आप रट के ही बना सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप अच्छे से उन चैप्टरों को पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, जिससे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए, तो बात रही आज की, तो हम आज क्या करने वाले हैं? आज हमारे पास 2-3 ऑप्शन है।
मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, स्टैटिक्स का जो थ्योरी पोर्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जो स्टैटिक्स का प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट। किसका? लाभ हानि का कॉन्सेप्ट, कि हम लोग लाभ हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज वाले में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और कुछ फॉर्मूले के साथ हम आज का वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तब तक आप इस पे लिखना चाहें तो 2 पार्ट है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके बुक का ही नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। चलिए, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि ये बिना कॉपी किताब के तो सिनेमा है नहीं जो आप उसको देखिएगा। इसलिए चलिए कॉपी किताब निकाल लीजिए, तब तक हम बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। रोक दो। हाँ तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो कि आम तौर पे आप लोगों ने अपने आसपास या खुद भी आप समझते होंगे, और जो बच्चे दुकानदार से रिलेटेड होंगे वो तो बहुत ही अच्छे से समझते होंगे। वैसे भी हम लोग बिजनेसमैन हैं क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग ये प्रॉफिट लॉस का तो कैलकुलेशन कितना करते होंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस का बात है कि सेल और परचेज पे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होती है। तो देखिए, मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में ये जो वस्तु है उसका प्राइस है 15 रुपया। कितना रुपया? 15 रुपया। आप इसको लाए और इसी वस्तु को यहाँ पे ये वस्तु को ही आपने सेल कर दिया, मतलब आपने बेच दिया। कितना में बेचा? 20 रुपया। तो ये जो हुआ हमारा क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? ये 15 रुपया जो हुआ हमारा, वो हुआ हमारा क्रय मूल्य। इसको कहते हैं हम लोग मेन परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस, और ये हुआ हम इस पे बेच दिए तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। इसको हम लोग जनरली सेलिंग प्राइस कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एसपी लिखते हैं और इसको सीपी लिखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। तो ये 2 बात आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आप बाजार जाते हैं, वहाँ से थोक विक्रेता से आप लोग सामान खरीदते हैं। तो वहाँ से सामान खरीदते हैं तो आप वहाँ पे क्या हुए? खरीदार हुए, और आपने जो पे किया, उसको जो दिया पैसा सामान के बदले में, वो जो मूल्य हुआ वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब आप अपने दुकान में आए, उस सामान को ग्राहकों को बेचे, तो वहाँ पे जो ग्राहक आपसे खरीद रहे हैं वो क्या हुए? वो क्रेता हुए, और उनके लिए वो जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, और आप जो जिस प्राइस पर बेचिएगा वो आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होगा। मान लीजिए कोई दुकानदार होगा, वो 10 रुपया में सामान खरीदा और 10 रुपया में बेचेगा। अगर आप ही दुकानदार होइएगा तो आप 10 रुपया का सामान 10 रुपया में तो बेचिएगा नहीं। आप क्या कीजिएगा? 10 रुपया में सामान लीजिएगा, जो आपका खर्चा लगा, मान लीजिए आपका 2 रुपया खर्चा लगा। कितना रुपया? 2 रुपया। अब आप इस पे क्या कीजिएगा? 1 रुपया प्रॉफिट लगा के आप इसको 13 रुपया में बेच लीजिएगा। कितना रुपया में बेच लीजिएगा? 13 रुपया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका सेलिंग परचेज प्राइस हो गया, वो कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो तो आपका 12 रुपया हो गया, क्योंकि जो आपने खर्चा किया वो तो जोड़िएगा, और ये 1 रुपया 13 रुपया, तो ये हो गया हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि क्या होता है कॉस्ट प्राइस और क्या होता है सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। 2 टर्म क्लियर हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। जिस प्राइस पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिस प्राइस पे हम लोग वस्तु को बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब आ जाती है 2 बात, प्रॉफिट और लॉस, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है। मान लीजिए किसी चीज को आप लोग ने 10 रुपया में खरीदा और उसको 12 रुपया में बेच दिया, तो 10 रुपया का चीज आप लोग 12 रुपया में बेच दिए तो हमको 2 रुपया का नफा हुआ। कितना रुपया का नफा हुआ? 2 रुपया का नफा हुआ। तो ये जो 2 रुपया हुआ वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा गेन,
या इसको प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट लाभ। ये 2 रुपया हो गया हमारा लाभ। वह अगर कोई सामान है जो हम 12 रुपया में खरीदे थे और 10 रुपया में उसको हम बेच दिए, तो यहाँ पे देखिए 12 रुपया में खरीदे थे और 10 रुपया में बेच दिए, 2 रुपया कम में बेचे, तो ये जो 2 रुपया हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, लॉस आएगा, हानि। तो ये हो गया हमारा सिंपल टर्म। आपको मेनली 4 टर्म इसमें पढ़ने हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे खरीदे, विक्रय मूल्य, बेचे, सेलिंग प्रॉफिट, अगर हम कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे तो हमको लॉस होगा। चलिए अब कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर, लाभ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है हमारा फॉर्मूला लाभ का। ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें हम खरीदे, और क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे हम सामान को बेच रहे हैं। वही इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। चलिए अब हम आते हैं हानि। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सॉरी एक मिनट, अच्छा लिख देते हैं। लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह होता है हमारा लॉस का फॉर्मूला। 2 चीज आप लोगों ने जान लिया कि क्रय लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ खरीदते ज़्यादा में है और बेचते कम में, इसलिए हानि होता है, और यहाँ पे खरीदते कम में है और बेचते ज़्यादा में है, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट का सिचुएशन आता है। एक क्वेश्चन आप लोग इस पे बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? मान लीजिए राम है, राम जो है कोई वस्तु को खरीदता है, तो खरीदने वाला मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। एक मिनट। राम कोई वस्तु को 200 में खरीदा तथा 250 में बेचा, लाभ ज्ञात करें। जो बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हैं, राम परचेज अ प्रोडक्ट इन 200 एंड सेल दैट प्रोडक्ट इन 250 रुपीज, देन व्हाट इज योर प्रॉफिट? तो हमारा प्रॉफिट क्या है? तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लाभ बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऐसे नहीं लिखिएगा, इस तरह से अगर करिएगा तो भद्दा हो जाएगा और बच्चे की तरह हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद डॉट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो लिख लीजिए विक्रय मूल्य, और ब्रैकेट में सीपी लिख लीजिए, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 200। अब आप लोग लिख लीजिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 250 रुपीज। अब है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट, लाभ बराबर व्हाट? तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो हमारा प्रॉफिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे देख लीजिए बच्चों 250, मतलब 250 रुपया बेचे हैं और खरीदे कितना में थे? 200 रुपया में। तो ये हमारा जो होता है 50 रुपया का यहाँ पे हमको लाभ हो जाता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं, जो ये हमारा 250 है, जो हमारा ये 200 रुपया है, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए।
देखिए, अब राम कोई वस्तु को 300 में खरीदा तथा उस वस्तु को 200 रुपया में बेच देता है। कितना में बेच देता है? 200 रुपया में बेच देता है। तो हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्रय मूल्य जो हमारा है वो इस बार है 300 रुपया, और विक्रय मूल्य जो हमारा है वो कितना है? 200 रुपया। हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे हानि बराबर व्हाट, साइन दे देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लिखेंगे यहां पे हानि का फॉर्मूला। हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया हमारा कितना रुपया? 300 रुपया, और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 200 रुपया। तो यहाँ पे बच गया हमारा 100 रुपया। ये हो गया हमारा हानि। तो देखिए, ये हो गया हमारा जनरल क्वेश्चन। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और अगले वीडियो में मैं ऐसा करूंगा कि 5-10 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा, और देखूंगा कि उस बेस पर जितना क्वेश्चन बनने वाला होगा, या उस फार्मूला के बेस पे कुछ फार्मूला और डिस्कस कर दूंगा। उसके बेस पे जितना क्वेश्चन बनने वाला होगा आप लोग बना लीजिएगा बुक से। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसा करूंगा कि इलस्ट्रेशन से ही मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेशन को ही बना जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बुक का क्वेश्चन जो होता है उसको बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो बुक ज़रूर ले लेंगे। और चलिए, इसी के साथ हम आज का वीडियो क्लास समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।